नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम गणित विषय के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की पिछले वर्षों में आयोजित हुई परीक्षाओं में पूछे गए थे। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनको विद्यार्थी देख के आगे बढ़ जाता है, यानी कि सॉल्व नहीं करता है, जबकि वो होते आसान है। अगर हमको उसका पैटर्न पता हो कि वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं तो फिर हम आसानी से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और मैक्सिमम इनको बनाने में हमको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, कहीं कहीं तो इससे भी कम। ये क्लास शुरू करने से पहले हम एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर क्लासेस नहीं आ रही थी। उसका एकमात्र रीज़न ये था कि जहाँ मैं पहले पदस्थ था वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र जो है किसी अन्य ज़िले में, यानी कि मेरे गृह ज़िले में कर दिया गया है। तो ये 20 दिन जो थे बीच के, ये उसी सेटलमेंट में चले गए, इसलिए मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव उस वक्त हो नहीं पाया। लेकिन आज से इस वीडियो के माध्यम से हम दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि अभी आपकी तैयारी बिल्कुल पीक लेवल पे चल रही होगी और अभी वो समय है कि लगभग हमारे पास 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी हम आने वाले कुछ दिनों में, मुश्किल से 2 या 3 दिनों में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अभी 1 महीना और लगभग 7 दिन बाकी हैं हमारी परीक्षा स्टार्ट होने में। तो 15 मार्च तक हमको अब कौन सी प्लानिंग से हमारी तैयारी को आगे ले जाना चाहिए, क्या टेस्ट कितने लगाना चाहिए और टेस्ट को फिर एनालिसिस कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। एग्ज़ाम के लिए हम अपने माइंड को कितना प्रिपेयर कर लें और कब हमको नया पढ़ना छोड़ देना चाहिए और वो दिन कौन सा होना चाहिए, यानी कि कितने दिन का गैप रखना चाहिए हमको कि हमने जो भी पढ़ा है बस उसी को रिवाइज़ किया जाए, नया कुछ भी न सीखा जाए। तो इन सभी के ऊपर हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम इस मैथ्स की क्लास से ये दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इन जो भी हम आज प्रश्न करेंगे, चाहे हम 6 करें 8 करें, इन प्रश्नों के बेसिक को आपको देखना है। बेसिक से मेरा मतलब है कि इन प्रश्नों के नेचर को समझना है, इन प्रश्नों की प्रकृति को समझना है कि इनको हल कैसे करना है। अगर हमको इनका बेसिक नेचर समझ में आ जाता है तो फिर इस टॉपिक से कुछ भी प्रश्न घूम के आएगा ना तो हम उसको बना लेंगे। तो इस प्रकार से सिनारियो रहेगा क्लास का कि आज हम ये 8 प्रश्न या 6 प्रश्न करेंगे और इनको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा फिर अगली क्लास किस प्रकार से आपको पढ़नी है कि प्रैक्टिस पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको, जैसे आज मैंने 8 प्रश्न उठाए, कल को मान लो 15 प्रश्न उठा लिए, फिर 20 उठा लिए, 5 उठा लिए, क्या ऐसे पढ़ना है आपको, या फिर आप कोई भी एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है बेलन के ऊपर। अब ये जो प्रश्न हम करने वाले हैं इसमें जो भी चीज़ें हमारे उपयोग में आने वाली है वो सारी यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है। जैसे हमारे काम में आएगा बेलन का आयतन का फॉर्मूला। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ये हमारे काम आएगा। उसके अलावा गोले का आयतन का फॉर्मूला, ठीक है, गोला इन द सेंस स्क्वायर और बेलन मतलब कि सिलेंडर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। उसके अलावा हम कोई भी सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये हम आज की वीडियो में काम में लेंगे। आपने पढ़ा होगा घातांक एवं करणी वाला जो हमारा चैप्टर है, उसमें x⁻m अगर कहीं लिखा रहे, x की घात -m कहीं लिखा रहे तो उसको हम 1/x की घात m लिख सकते हैं, मतलब कि माइनस हट जाता है अगर हम उसको 1 के बटे में लिख देते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। उसके अलावा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पेपर में मैंने इस प्रकार के प्रश्न भी देखे जो कि इस फॉर्मूले के ऊपर भी आधारित हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या मुझे फॉर्मूले याद करने होंगे, तो हाँ, अभी आपको फॉर्मूले याद करने होंगे इस क्लास के लिए। जब भी हम बेलन के आयतन को पढ़ेंगे विस्तार से, आयतन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, तब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तब आप खुद ब खुद ही बेलन को पूरे बेसिक से समझ पाएंगे कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला निकल के कैसे आता है। ऐसे ही जब हम ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि ये कैसे बना है ये फॉर्मूला। तो अभी उसके ऊपर बाद में आएंगे। अभी हमारा फोकस, आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं जो 6, 7, 8 जितने भी प्रश्न आज देखने वाला हूँ उन प्रश्नों का मुझे बेसिक नेचर समझना है कि अगर मेरी शिफ्ट में, मेरी एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाते हैं तो मुझे फिर वो 1 नंबर लाने से चूकना नहीं है ना। क्योंकि इन प्रश्नों का नेचर ऐसा होता है कि हम इसको देख के
अटेम्प्ट नहीं करते हैं, या करते भी है तो आंसर तक नहीं पहुंच पाते और फाइनली फिर हम सोचते चलो तुक्का मार दिया जाए। तो वो अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए इन प्रश्नों में, क्योंकि आपको समय, नो डाउट समय आपको आधा घंटा तो मिलेगा ही मिलेगा। 2.5 घंटे में अगर आप पूरा पेपर खत्म करेंगे तो 30 मिनट आपको मिलेंगे। उन 30 मिनट में आपको इन्हीं प्रश्नों पर जोर देने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत आसान है, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। पहला प्रश्न है जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा में पूछा गया है कि यदि एक बेलन का आयतन 567 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। 4 ऑप्शन हमको दिए थे, 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। इनमें से कोई एक आंसर है। तो ये बहुत आसान सवाल था। इसमें आपको करना क्या था, आपसे बेलन का आयतन बोला है ना, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमको पता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन कैसा होता है दिखने में, इस प्रकार का होता है, ठीक है। बेलन इस प्रकार का होता है दिखने में और इसके आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पहले प्रश्न को हल करने के लिए चूंकि हम जानते हैं V इन द सेंस क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि आयतन, तो हम जानते हैं कि बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन का आयतन हमको इसमें दे रखा है, कितना दिया है, 567 पाई दिया है। 567 पाई हमको बेलन का आयतन दिया है और ये वाला पाई जो है ये फॉर्मूले में ही है। और आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको आर ही निकालना है। मतलब कि हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो ये तो हमको अभी मिलेगा नहीं। हमको हाइट दी है, हमको बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी है। तो 7 सेंटीमीटर हमको बेलन की जो है ऊंचाई दी थी। हमने कुछ भी नहीं किया, जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना उसमें से वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी है। अब क्या करेंगे, अब इस पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 567 इंटू पाई लिखा हुआ है, तो पाई से पाई कट गया। आपको क्या निकालना है, आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो आर स्क्वायर को मैंने वहीं छोड़ा और इस 7 क्योंकि यहाँ इंटू में है तो इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। तो 567 बटे 7 लिख दूंगा। आर स्क्वायर मुझे यहाँ से मिलेगा, मैं 7 का भाग लगाऊंगा, मतलब कि 567 में 7 का भाग लगाऊंगा तो 7 आठी 56 और 7 एकम 7, यही आएगा। जब मैं इसको काटूंगा 7 आठी 56, 7 एकम 7, 81 आया। स्क्वायर जब भी बराबर के उधर जाता है तो क्या बनाता है, अंडर रूट बनाता है। तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर हम कर देंगे अंडर रूट 81। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 81 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि रूट 81 का जो मान होता है ना, जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 होती है। अंडर रूट 81 क्या होता है, 9 होता है। या यूं कहें कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो आर की वैल्यू हमको कितनी मिली, 9 सेंटीमीटर मिली। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पहले पूछा गया है। तो ये बेसिक सवाल था जिसके अंदर हमने क्या उपयोग किया, बेलन के आयतन का फॉर्मूला उपयोग किया और कुछ भी नहीं किया, जो कि क्या होता है आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। मतलब कहने का मतलब, अगर आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला आता है तो आप इस सवाल को बना सकते थे। कुछ भी कोई विशेष बात इसमें थी नहीं। 30 सेकंड से 45 सेकंड का ये प्रश्न हम मान सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि इससे थोड़ा सा मॉडरेट हम मान सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा उसमें ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है। जैसे आप दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है कि 2 लोहे की गोलाकार गेंद है जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर है। यदि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जल से भरे बेलनाकार पात्र में इन गेंदों को डुबोया जाए तो पानी की ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। हम प्रश्न पे बाद में आएंगे, पहले आप इस प्रश्न की प्रकृति, नेचर को समझिए कि इसकी नेचर क्या है इस प्रश्न का। इस प्रश्न में ये बोल रहे हैं कि आपके पास 2 लोहे की बॉल है जिनका शेप कैसा है, गोलाकार है। गोलाकार मतलब कि आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, गोले का आयतन। क्यों चलना चाहिए, क्योंकि देखिए वो ये बोल रहे हैं कि ये जो 2 लोहे की बॉल आपके पास है ना, इनको आपको इस जल से भरे हुए बैलन में डालना है। ये जल से भरा हुआ जो बैलन दिख रहा है, इसके अंदर हम उन दोनों बॉल को डालेंगे। आपको समझना है कि जब भी आप ये सोचिए कि एक पानी का बोतल, ये मान लीजिए ये बोतल है, ये पानी की बोतल है, इसमें आप ये मान लीजिए कि इसमें आपने कोई भी लोहे की बॉल डाली। जब हम लोहे की बॉल इसमें डालेंगे, मान लीजिए हमने ये 2 बॉल डालने की बोल रहे हैं, तो हमने इसके अंदर 2 बॉल डाली और इसमें पहले से पानी भरा हुआ है, तो क्या पानी ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल उठेगा, क्योंकि हम पानी के अंदर, हम किसी भी पात्र में अगर पानी भरा हुआ है उसके अंदर अगर कोई भी लोहे की चीज़ डालेंगे तो पानी ऊपर उठेगा। क्लियर बात है यहाँ तक। तो आपको इस प्रश्न में समझना क्या है वो देखिए। पहले आपको ये समझना कि मान लीजिए कि ये जो 2 बॉल हैं, ये 2 बॉल अगर आपने इसके अंदर डाली, ठीक है, इसके अंदर डाली, तो उससे क्या होगा, उससे इस पानी का लेवल कुछ
हद तक ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में वो आपसे दो चीजें पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? अगर उन्होंने हाइट दी है, ये काम की बात आप समझिएगा, अगर उन्होंने ऊंचाई दी है कि इतनी ऊंचाई वृद्धि हो गई है बॉल डालने से, बॉल को बेलन में डालने से इतनी ऊंचाई की वृद्धि हो गई है, अगर वो ऊंचाई दे रहे हैं तो वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने कितनी बॉल डाली थी, 2 डाली थी, 3 डाली थी, 4 डाली थी, 5 डाली थी, 9 डाली थी, कुछ भी पूछ सकते हैं, बॉलों की संख्या पूछ सकते हैं कुल मिला के। अगर उन्होंने बॉलों की संख्या पूछ ली, दे दी, जैसे कि उन्होंने इसमें दे दी है, कितनी बॉल बोली है कि ये बोला है कि 2 बॉल आपको डालनी है बेलन के अंदर, तो अगर इस बेलन में हम ये 2 बॉल डालेंगे मतलब कि उन्होंने बॉल की संख्या हमको दे दी है। अगर उन्होंने बॉल की संख्या दे दी है तो क्या पूछेंगे कि जल का स्तर में कितने सेंटीमीटर, मीटर जो भी यूनिट दी हो की वृद्धि हुई, तो सेंटीमीटर की आपको वृद्धि वो पूछ रहे हैं। तो हम क्या समझे? हम ये समझे इस एग्जाम्पल से कि ऐसे प्रश्नों में वो हमसे 2 चीज पूछ सकते हैं। या तो वो ये पूछ सकते हैं कि कितनी हाइट बढ़ेगी, या वो ये पूछ सकते हैं कि कितनी बॉल, कितनी गेंद आपने उस बेलन में डाली है। हम कैसे पता करेंगे कि उन्होंने हमसे क्या दिया है? वो खुद ही बोल देंगे। जैसे इस प्रश्न में बोल रहे हैं कि आपको 2 बॉल डालनी है, तो अब इस प्रश्न पे आते हैं। इसके अंदर हमने 2 बॉल डाली है और उन 2 बॉल को डालने से जल का स्तर बढ़ा है। हम मान लेते हैं कि पहले बॉल नहीं डाली थी इस बेलन के अंदर, तब जल का स्तर यहाँ तक था, तब जल का स्तर यहाँ तक था, और जब हमने दोनों बॉल इसके अंदर डाली तो जल का स्तर आप मान लो कि यहाँ तक पानी आ चुका है ना, यहाँ तक पानी आ चुका है। कुल मिला के ये जो पानी पहले यहाँ था, ये पानी कहाँ तक आ गया है? यहाँ तक आ गया। कितनी हाइट बढ़ी? तो आप कहेंगे ये जो आपको ब्लू पेन से मैंने जो मार्किंग करी है इतनी ही हाइट बढ़ी है। पहले यहाँ था और अब जल का स्तर यहाँ आ गया, मतलब कि इतना ऊपर जो है उठ गया है। और वो आपसे इस प्रश्न में यही पूछ रहे हैं कि जल के स्तर में यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये आपसे पूछ रहे हैं। और क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि हमने इस बार इसके अंदर 2 बॉल डाली है। तो पहला चीज़ तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 2 प्रश्न पूछ सकते हैं ऐसे में, कितनी बॉल डाली है ये, या फिर हाइट कितनी बड़ी है, ये आप समझ गए। अब प्रश्न आती है दूसरे कॉन्सेप्ट की। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप इसके अंदर, जैसे हमने 2 बॉल डाली इसके अंदर, तो पानी यहाँ से यहाँ आ गया, तो उन 2 बॉल का आयतन, उन 2 बॉल की जो भी वॉल्यूम है वो, और ये जल का स्तर का जो वॉल्यूम बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जितना भी पानी है ये वाला, इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। ये आपको समझना है, यहीं से आपका सवाल शुरू होगा। देखिए ऐसे सवाल में हम क्या समझें? ऐसे सवाल में हम ये समझें कि मुझे ये करना है कि गोले का आयतन और बेलन के आयतन को बराबर रखना है। गोले के आयतन को और बेलन के आयतन को बराबर रखना है। गोले के आयतन को और बेलन के आयतन को बराबर रखना है। अब मुझे अपने आप से यही प्रश्न पूछना है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, है ना? जरूरत क्या है ऐसा करने की, ये हमको पूछना है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी बॉल डालेंगे ना, उन जितनी भी बॉल डालने से जो पानी ऊपर उठेगा उसका आयतन और इन बॉल का आयतन बराबर होना चाहिए। आप मुझे बताओ कि आपने कितनी बॉल डाली? हमने इस प्रश्न में इस बेलन के अंदर कितनी बॉल डाली है? आप कहेंगे हमने 2 बॉल डाली है। बॉल का शेप कैसा है? गोलाकार है। इसका मतलब गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, तो यहाँ पे संख्या आनी चाहिए। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर में बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बात समझते हैं कि क्या ये जो बेलन का आयतन हमने लिखा है इसके अनुसार हमको हाइट चाहिए, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए। बेलन की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमको तो सिर्फ इस पानी की हाइट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हुई है। प्रश्न उठता है कि हमने कितनी बॉल डाली है? आप कहेंगे हमने 2 बॉल डाली है। तो यहाँ पे गुणा किसका करना है? 2 का करना है। 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं वो समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने 2 ही तो बॉल डाली है। अगर हम यहाँ 3 बॉल डालते तो 3 का गुणा करते। क्यों करते? क्योंकि 3 बॉल का आयतन निकालते। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 1 का गुणा करते तो किसका मान निकल के आता? 1 बॉल का आयतन निकल के आता। अभी हमने 2 बॉल डाली इसलिए हम 2 का गुणा कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए, ठीक है। 2 बॉल इसलिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि प्रश्न में हमको 2 बॉल डालने की बोला है। तो 2 बॉल का आयतन कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 × 4/3 पाई आर क्यूब होगा।
वो पानी जो उठ रहा है ऊपर, उसका आयतन कितना होगा, तो वो चूंकि बेलन के अंदर पड़ा है तो बेलन के शेप के अनुसार ही ऊपर उठेगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। 2 को मैं ऐसा ही लिखूंगा, 4/3 को भी मैं ऐसा ही लिखूंगा, पाई को भी मैं ऐसा ही लिखूंगा। अभी हम काटेंगे इनको बाद में। अब आपको देखना है कि आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला है, तो ऑब्वियस बात है कि गोले की त्रिज्या या वो जो बॉल है, गेंद है, उसकी त्रिज्या प्रश्न में कितनी दी है, तो उसकी त्रिज्या हमको प्रश्न में बोली है 2 लोहे की गोलाकार गेंद जिनका व्यास 6 सेंटीमीटर है। इन्होंने क्या बोला है, व्यास दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे त्रिज्या 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि व्यास की जस्ट आधी त्रिज्या होती है, ये आप जानते होंगे। हम क्या समझे कि जो व्यास यानी कि जो डायमीटर होता है, डी जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा। इससे आप याद रखिएगा। और आपको वैसे पता भी होगा कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे 3 की घात 3 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि त्रिज्या गोले की 3 होगी, क्योंकि इसका व्यास जो है वो कितना है, 6 है। तो 6 का मुझे आधा करना पड़ेगा, तब जाके मैं त्रिज्या निकाल पाऊंगा। आगे चलेंगे तो पाई, अब आर, ये आर किसका है, बेलन के आयतन, बेलन का आयतन। बेलन की त्रिज्या आपको पता है क्या, तो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा हमको। बेलन की जो आयतन है, हमको बेलन का बोला है कि यदि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जल से भरे बेलनाकार पात्र, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हमको बेलन की दी है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 6 की पावर 2 लिखूंगा। और ये हाइट क्या है, ये हाइट तो मैं फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यही वाला वाटर लिया है, इसका ही आयतन मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि इसके बराबर हमने ये लिखा है, तो h निकल के आएगी। h हमको फाइंड करना है। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या काट सकते हैं हम, बाकी सब कटेगा। यहाँ पे हमको h का मान चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू, आप यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के उद्देश्य से इसको पूरा 3 की घात 3 को मैंने 3 इंटू 3 लिख दिया। बट्टे में ये 3 तो है ही है यहाँ पे, ठीक है। उधर से मैंने क्या किया कि मेरे को h का मान चाहिए ना, तो मैं 6 स्क्वायर को बटे में ले रहा हूँ, क्योंकि वो इंटू में है तो इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। और 6 की घात 2 लिखा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 इंटू 6 कर रहा हूँ। आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, एक ही लाइन में आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। हम फिर भी समझ रहे हैं। 3 से हमने ये 3 काट लिया, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, और क्या कटेगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, ऊपर 4 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। हमको हाइट कितनी मिली, हमको हाइट मिली 2 सेंटीमीटर। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये हाइट किसकी आई है। ये हाइट बेलन की नहीं है, ये हाइट काय की है। यहाँ से यहाँ तक जो ये आया ना, ये 2 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कि हमारा उत्तर जो है वो 2 सेंटीमीटर है, जो कि उन्होंने पूछा है। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रश्न से हम क्या सीखे, इस प्रश्न से जो बेसिक नेचर हम समझे इस प्रश्न का, वो ये समझे कि अच्छा मुझे ऐसा समझ में आता है कि अगर मैं 4 बोल्ट डालेंगे तो मैं यहाँ 4 कर दूंगा, 10 बोल्ट डालेंगे तो मैं यहाँ 10 कर दूंगा, और फिर मैं हाइट निकाल दूंगा ये रख के। ये आपको क्लियर कट हो गई बात। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि ऐसे प्रश्नों में आपसे 2 चीज़ पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने बॉल की संख्या नहीं दी होती, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये हाइट आपको दे देते कि 2 सेंटीमीटर जल ऊपर चढ़ गया, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे h का मान 2 दे दिया था। अगर वो 2 देते तो फिर ये नहीं देते, है ना। अगर ये हाइट 2 देते तो फिर आपको ये नहीं बोलते कि 2 बॉल डालिए, फिर तो आपसे पूछते कि बताओ अगर 2 सेंटीमीटर जल ऊपर चढ़ गया है तो आपने बॉल कितनी डाली है, तो फिर आप कैसे निकालते। तो फिर आप बोलते कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ पे x रख देता। बात समझ में आ रही है। तो अभी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको 2 तरीके से वो सवाल पूछ सकते हैं। अब हम अगला सवाल करते हैं जिससे आपको और भी बेसिक तरीके से ये प्रश्न क्लियर होगा। अब देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा था ना, वो पूछा था कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पात्र में जल भरा है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की गोलाकार गेंदों को जल में डुबोया जाता है, तो बेलनाकार पात्र में जल के स्तर को 4 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए आवश्यक गेंदों की संख्या कितनी है। आपने प्रश्न पढ़ा, आपको इस प्रश्न का नेचर भी पता है, और आप जानते हैं कि इसमें वो मुझसे बॉलों की संख्या, गेंदों की संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब जो भी बॉल डालने से, कितनी भी हो, वो तो हम फाइंड करेंगे कि कितनी बॉल हमने डाली है, लेकिन जितनी भी बॉल हमने डाली है उससे इस बैलन का जो ये पानी ऊपर चढ़ा है यहाँ तक,
यहां से यहां तक की हाइट इस प्रश्न में हमको दे दी है। कितनी दी है? तो इसमें बोला है कि 4 सेंटीमीटर तक आपको ऊपर उठाना है। अगर ये 4 सेंटीमीटर हमको दे दिया है कि 4 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है, तो प्रश्न उठता है कि इस बेलन के अंदर हमने बॉल डाली कितनी, वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको और भी चीज़ें चाहिए कि इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, वो भी देखना पड़ेगा। तो इस बेलन की त्रिज्या हमको बोला स्टार्टिंग में, आप स्टार्टिंग लाइन पढ़िए, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पात्र, बेलन का पात्र जो है बेलन के आकार का, उसका व्यास कितना है? 18 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि व्यास का जस्ट आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो 18 का आधा कितना होगा? तो आप कहेंगे 18 का आधा 9 होगा, क्योंकि इस सवाल में हमको जो है व्यास तो यहां से यहां तक होता है ना, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए, तो हमको त्रिज्या मिलेगी इसमें 9 त्रिज्या क्यों मिलेगी आप समझ पाए? क्योंकि हमको व्यास 18 दिया है और 18 में हम 2 का भाग लगाएंगे तभी हम त्रिज्या निकाल पाएंगे। तो कितना आ जाएगा? त्रिज्या 9 आ जाएगी। ये आपको क्लियर हो गई बात। और हमको इसमें कोई काम की चीज बिल्कुल है, एक और बॉलों की संख्या तो नहीं बताई है, लेकिन ये बताया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वो जो आप एक बॉल डालेंगे ना, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। और पूछ रहे हैं कि कितनी बॉल डालेंगे आप, ये बताइए। ठीक है, हम जानते हैं कि ऐसे प्रश्न के नेचर में हम चाहे कितनी भी बॉल डालें, तो जितनी भी बॉल हम इसमें डालेंगे उनका बॉलों का जो आयतन होगा, कुल आयतन, वो और ये जो पानी ऊपर उठा है इसका आयतन, दोनों का आयतन इक्वल रहता है। ठीक है, तो जितनी भी बॉल हम डालेंगे, और बॉल का आकार कैसा है? गोले का है, तो गोले का जो भी आयतन होगा ना, जितनी भी बॉलों का आयतन होगा वो, और इस बेलन का आयतन, बेलन के आयतन से यहाँ मतलब है कि जो जल जो उठा है ना, इस पानी का जो आयतन है वो दोनों इक्वल होंगे। तो आपको ये बताना है कि कितनी बॉल आपने डाली है। तो आप कहेंगे हमको पता नहीं है कितनी डाली, तो हम क्या कर रहे हैं? एक्स मान रहे हैं कि माना कि हमने एक्स बॉल जो है इस बेलन के अंदर डाल दी है। तो वो बॉल का आकार कैसा है? गोले का आकार का है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। ठीक है, तो ये x तो हमको फाइंड करना है। हम x का मान निकाल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमने इतनी बॉल डाली है, तब जाके 4 सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? 4/3 को ऐसा ही लिख दिया, पाई को भी हमने ऐसा ही लिख दिया, क्योंकि पिछले सवाल में हमने पाई को काट दिया था। अच्छा, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब त्रिज्या है। क्या आप जानते हैं कि गोले की या ये जो गेंद है इसकी त्रिज्या कितनी है? बिल्कुल, कितनी दी है? 3 दी है। तो हमको त्रिज्या इसकी 3 दी है गोले की या गेंद की, तो इसलिए हम 3 की पावर 3 लिख रहे हैं। पाई ऐसा ही रहेगा। क्या हम जानते हैं, क्योंकि ये बेलन का है तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? आर का मतलब क्या होता है? रेडियस। तो क्योंकि व्यास 18 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 9 होगी। व्यास की जस्ट आधी होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इनटू में 9 की घात 2 कर देंगे, क्योंकि आर की पावर 2 है। और एच हमको दिया है क्या? बिल्कुल बोला है उन्होंने कि आप जितनी भी बॉल डाल रहे हो ना, उससे जल का स्तर 4 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो एच की जगह मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको यहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हम समझने के उद्देश्य से इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, पाई से पाई हम यहाँ काट देते हैं, है ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि पाई उधर जाएगा तो कट जाएगा, ये 4 भी उधर जाएगा बट्टे में, तो 4 से ये 4 भी कट जाएगा। ठीक है, और भी हम काट देंगे, लेकिन उधर ले जाके काटते हैं अब। ठीक है, एक्स को मैंने यहीं छोड़ा और 9 को मैंने 2 बार लिख दिया, 9 × 9। क्यों? क्योंकि 9 स्क्वायर लिखा हुआ है। एक ये 3 उधर जाएगा तो इंटू में चला जाएगा, क्योंकि बटे में है यहाँ पे। और x को अगर मैंने इधर ही छोड़ा तो ये 3 की पावर 3 बटे में जाएगी इधर, तो 3 की पावर 3 बटे में जाएगी। इसका मतलब 3 × 3 × 3, यही तो होगा। तो x का मान हमारे सामने अब निकल के आएगा। 3 से 3 को काटा, 3 × 3 = 9, और ये 9 1 कट जाएगा। तो आपको फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ 9 मिलेगा। हम क्या समझे? हम ये समझे कि कुल हमको 9 गेंद डालनी पड़ेगी। कुल 9 गेंद इस बेलन के अंदर डालेंगे, तब जाके 4 सेंटीमीटर जो है इसके जल का जो भी स्तर रहा था उसमें 4 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इस प्रश्नों को आप यहीं बना सकते हैं। सिर्फ आपने अगर इस फॉर्मेट में इसको जमा लिया, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड, या यूं कहें कि आपका सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने की मेथड कितनी अच्छी है, उसके ऊपर पूरी चीज़ें डिपेंड करती है। तो जो मुख्य बात थी वो ये थी कि आपको जमाना आना चाहिए। तो इस प्रश्न को हमने क्यों लिया? क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप इससे ये समझे होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। अब हम चलते हैं कुछ दूसरे प्रश्नों पे। अब देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा था वो ये है कि दिए गए चित्र में, आपको ये चित्र दिख रहा है, दिए गए चित्र में कोण POR
बराबर 2x प्लस 5, कोण ROS बराबर x माइनस 4 एवं कोण QOS बराबर 2x माइनस 1 है, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या है? इस प्रश्न में आपसे ये पूछा है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पहले पूछा है। आपको इमेज दे दी है, आपको एंगल दे दिए हैं और आपसे बोल रहे हैं कि अब बताओ कि इस इमेज के अंदर सबसे छोटा कोण कौन सा है। कैसे पता करेंगे, उस अप्रोच पे आते हैं। पहले तो जो कोण दिया ना हमको उसको सजा लेते हैं। देखो कोण POR की अगर बात करें, P ये रहा, O ये है और R ये है, मतलब कि POR, इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल कितना दिया है? 2x प्लस 5 दिया है। तो ये एंगल जो है ना, ये 2x प्लस 5 है। कौन सा वाला एंगल? ये वाला। आगे बढ़ते हैं। जो हमको एंगल दिया है, जो कोण दिया है ROS, R कहाँ है? R ये है, O ये है और S ये है, मतलब कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। ROS ये वाला एंगल है और ये कितना दिया है? x माइनस 4 दिया है। तो ये वाला एंगल जो हमको x माइनस 4 दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। और QOS, Q ये है, O ये है और S ये है, तो QOS मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये हमको 2x माइनस 1 दिया है, 2x माइनस 1 दिया है। और अब हमसे पूछ रहे हैं कि जब ऐसा है तो ये बताओ कि सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का है। और हमको कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं इसके अंदर, 58 डिग्री, 45 डिग्री, 71 डिग्री और 32 डिग्री, ये हमको ऑप्शन दिया है। कैसे करेंगे? पहले इसको करने के लिए यहाँ जो मैंने लिखा है ना, आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि कोई भी सीधी रेखा जो होती है ना, वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। सिंपल बात है। कहने का मतलब आपको ये P और Q जो दिख रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो इस सीधी लाइन का जो पूरा जो एंगल होगा ना, वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे ये तो आसान है, तीनों ही एंगल मेरे पास है। पहला जो एंगल है वो 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है, प्लस जोड़ेंगे हम क्योंकि तीनों का जोड़ 180 आना चाहिए। जो दूसरा एंगल है वो x माइनस 4 है, जो तीसरा एंगल है वो 2x माइनस 1 है। और हम जानते हैं कि जब ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो इसलिए ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे? x को जोड़ लेंगे। देखो 2x प्लस x, 2 और 1 3x, 3x और 2x मतलब कि 3 और 2 5x, यहाँ आ जाएगा 5x। और प्लस का 5 माइनस का 4 मतलब कि प्लस का 1 और ये पूरा कट जाएगा। इसको हम जब जोड़ेंगे ना तो 5 और माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, तो 5 और 5 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करने पे सिर्फ 5x मिलेगा और इधर हमको मिलेगा 180। ठीक है, तो x का मान हमको मिलेगा 5 तिया 15 और 5 छंग 30। x का मान हमको 36 मिला, लेकिन अभी हम हमारे उत्तर तक नहीं पहुंचे हैं। अब आपको सोचना है कि इसमें से सबसे छोटा एंगल कौन सा हो सकता है। तो देखो सबसे छोटा एंगल जो है ना, वो होगा आपका 32 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इन तीनों एंगल में, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये तीनों जो कोण हैं, इसमें सबसे छोटा कोण जो है ना वो ये है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप x का मान रखो। आप जब x का मान रखोगे तो x का मान है 36 और यहाँ माइनस 4 है, तो 36 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 32 डिग्री। तो 32 डिग्री आपका उत्तर होगा, क्योंकि सबसे छोटा कोण जो है वो कितना है? 32 डिग्री का है। जब आप इसमें x का मान पुट करेंगे ना दोनों में, तो और भी एंगल निकल के आएंगे। जब ये तीनों एंगल जब निकल के आएंगे, इनको जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न का जो बेसिक नेचर था वो ये था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो सीधी रेखा होती है, वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऐसे इमेज देख के हमको डरना नहीं है। उस प्रश्न को भी यदि हम चाहेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो हम बना पाएंगे। अब हम आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब अगला जो प्रश्न है वो ये पूछा था, बड़ा सिंपल प्रश्न है कि 4.89 इंटू 10 टू द पावर -7, 10 की घात -7, इसका मान बताइए। इसका क्या मान होगा? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, इस प्रकार के ऑप्शन दिए थे। ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको इस पैटर्न का उपयोग करना है। देखो हम इसका उपयोग कर चुके हैं, इसका उपयोग कर चुके हैं, इसका उपयोग कर चुके हैं। अब हमको इसका उपयोग करना है। इसका उपयोग करना, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि कहीं भी, पहले यहाँ देख लीजिए, कहीं भी अगर 10 टू द पावर -7 लिखा हुआ है ना, तो उसके बराबर में हम एक
बटे 10 की घात 7 लिख सकते हैं। कैसे? ऐसा फॉर्मूला होता है घातांक एवं करणी में कि अगर कोई घात -7 या माइनस में ही लिखी हुई है और अगर उसको हमको पॉजिटिव बनाना है तो हम 1 के बटे में लेके उसको बना सकते हैं। यहाँ सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज करना था। तो इस प्रश्न में जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखो 4.89 तो ऐसा ही रहेगा और हम इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 बटे 10 की घात 7। ये प्लस, ये जो है ना पावर जो है वो प्लस में आ गई। अब तो हमारा काम अब आसान हो गया है। अब क्यों आसान हो गया? देखो मैं ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो कितनी जीरो लगेगी? तो आप बोलेंगे बटे में 2 जीरो लगा दो। पॉइंट हटाया और पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो बटे में कितनी जीरो लगेगी? 2 जीरो लग जाएगी। तो ये तो हो जाएगा आपका 490 और बटे में 2 जीरो में लगा रहा हूँ किसकी? इस पॉइंट को मैंने हटाया उसकी, इंटू 10 की घात 7 क्या होता है? तो 10 की घात 7 होता है कि 7 जीरो लगा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या किया गया है। अब क्या करना है? अब हमारा उत्तर भी आ गया है कि देखो बटे में कुल कितनी जीरो है? तो 7 जीरो तो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है। 7 और 2 कुल मिला के बटे में 9 जीरो हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो ऑप्शन दिए हैं वैसे कन्वर्ट करना है तो 9 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, वही हमारा उत्तर है। तो देखो 9 संख्या छोड़ना है हमको, इसका मतलब 3 संख्या तो यहाँ लिखी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9, ये 9 संख्या बन गई और हमने अब पॉइंट लगा सकते हैं। तो यही हमारा उत्तर होगा। अगर मैं वापस यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो अगली स्टेप क्या बन जाएगी? ऐसे ही बन जाएगी, है ना, क्योंकि मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितनी जीरो लगेगी बटे में? तो आप कहेंगे बटे में 9 जीरो लग जाएगी। तो हमने उसका जस्ट अपोजिट कर लिया। हमने क्या किया? हमने पॉइंट लगा दिया, क्योंकि नीचे 9 जीरो थी तो हमने पॉइंट लगा दिया और 9 संख्याएं छोड़ दी। तो चूंकि संख्याएं हमारे पास 3 ही थी तो आगे जीरो लगाना पड़ेगा, तभी 9 संख्याएं पूरी हो पाएगी। तो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हमारी पूरी हो गई और हमने पॉइंट भी लगा दिया है। तो ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये आपका उत्तर है। इस सवाल में आपको सिर्फ कुछ भी नहीं था, आपको ये नेचर समझना है कि अगर ऐसा आपको कहीं दिया रहे इसका मतलब वो आपसे ऐसा करना चाह रहे हैं, और जब आप ऐसा बना देंगे तो आप जीरो लगा के प्रश्न का उत्तर लेके आ जाएंगे।